देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा जारी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के संशोधित आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2013-14 में वृद्धि दर 6.9% रही और इसे बदलती अर्थव्यवस्था में सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, जहां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने इसका श्रेय पूर्व यूपीए सरकार को देते हुए कहा है कि ताज़ा आंकड़ों से ये साबित होता है कि यूपीए सरकार राजकोषीय घाटा और चालू घाटे के पर अंकुश लगाने और मुद्रास्फीति में कमी करने और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाने में सफल रही थी। लेकिन आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अर्थव्यवस्था के ताज़ा आंकड़ों से देश के आर्थिक हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन इससे इतना ज़रूर होगा कि देश की अर्थव्यवस्था की एक बेहतर तस्वीर बताकर सरकार विदेशों से ज़्यादा निवेश हासिल कर सकेगी। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा जारी जीडीपी के ताज़ा आंकड़े हकीकत के कितना नज़दीक हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर पेश करते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी, आर्थिक विश्लेषक हरवीर सिंह और पत्रकार प्रियरंजन दास। आप सबका स्वागत है। मैं प्रोफेसर साहब सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा कि ये जो ताज़ा आंकड़े जिसमें कहा यह गया है कि बेस ईयर को बदल दिया गया है और ऐसा शायद पहले यूपीए सरकार के ज़माने में भी एक बार किया गया था, कुछ बेहतर अर्थव्यवस्था की तस्वीर लगती है और लगता है कि सकल घरेलू उत्पाद की दर कुछ बढ़ गई है, जो 4.7% मानी जा रही थी 6.9 बताई जा रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये नाम मात्र के लिए आपको उपलब्धि इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 3 फर्क हैं अभी तक जो सीरीज चल रही थी और अब जो सीरीज नई चालू हुई है जी। एक फर्क तो आपने बता दिया कि 2004 का बेस था पहले और अब 2011-12 का बेस है, तो बेस ईयर बदलने से आंकड़ों में अंतर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट जो कंपनीज को जो मिलता है, रेवेन्यू जो मिलता है उसके आधार पे, फैक्टर कॉस्ट उसे कहते हैं, उस तरीके से इसका टोटल किया जाता था, एग्रीगेशन किया जाता था, जोड़ किया जाता था, और अब एट मार्केट प्राइस किया जाता है जो फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस मिला करके होता है। तो दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण ये है, और वो एक्चुअली खास अच्छा बहुत बड़ी बात है जी, कि जीडीपी का जो कवरेज था उसको थोड़ा बढ़ाया है सर्विसेज सेक्टर में, ख़ास तौर से आईटी वगैरह के कुछ आयाम अब इंक्लूड किए गए हैं जो पहले नहीं इंक्लूड होते थे। तो इस तरीके से कवरेज का इम्प्रूवमेंट भी कुछ इसमें रिफ्लेक्टेड है, और कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि हुआ यह है कि पिछले 2 साल का अगर बढ़ गया है तो उससे पहले के साल जिनमें मतलब बड़ी तेजी से सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा था उनमें थोड़ी सी कमी आई है। मैं आता हूँ आपके पास। मोहन गुरुस्वामी साहब, आप क्या कहेंगे? जो ताज़ा आंकड़े आए हैं अर्थव्यवस्था में विकास की कहानी बता रहे हैं, विकास दर को भी बढ़ा हुआ बता रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद की दर में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे आप? मेहरोत्रा साहब जो कहा, बिल्कुल उन्होंने सक्षम तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया। इसको किसी को क्रेडिट क्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मौका है। अगर जीडीपी की बेस ईयर चेंज होता है तो जीडीपी ग्रोथ में तो फर्क हो ही जाता है, और इस सरकार के आने से ये मतलब नहीं हुआ कि आर्थिक व्यवस्था बदल गई है या आर्थिक स्थिति सुधर गई है। हमारी क्या व्यवस्था क्या है, ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जीडीपी जिस तरह बढ़ रही है उस तरह उद्योग नहीं बढ़ रहे, नौकरी नहीं मिल रहे, तो उससे निराशा हुआ। और यूपीए सरकार के 10 साल के दौर पे कि जो जॉबलेस ग्रोथ हम जो कहते हैं वो हुआ। अब उसको रिवर्स करने की कोई योजना अब तक हम देखे नहीं, बस सिर्फ यूपीए सरकार जो क्रेडिट क्लेम कर सकता है उसको क्लेम करके आगे जाना, ये भी मैं उचित नहीं समझता। जी,
प्रियरंजन दास साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने कहा है कि साहब ये हमारे आर्थिक नीतियों का ही नतीजा है कि ये जो विकास दर में बढ़ोतरी की बात नई सरकार कर रही है। नहीं, जैसे कि पहले ही बताया गया है कि ये कोई क्रेडिट क्लेम करने का या देने का लेने का नहीं है इसमें, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये ज़्यादा अर्थव्यवस्था का ज़्यादा वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि अभी जो चेंजेस करी गई है वो स्टैटिस्टिकल है, लेकिन वो इंटरनेशनल पैरामीटर और एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से की गई है। इससे ये होता है, एक तो इंटरनेशनल कंपैरिजन ठीक होता है, यानी जैसे कि पहले IMF पहले और वर्ल्ड बैंक बता चुके हैं कि आगे चलकर शायद 2016 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो GDP ग्रोथ रेट है वो चाइना को सरप्लस कर जाएगा और इंडिया सबसे बड़ा, सबसे तेज़ रफ्तार में ग्रो करने वाली इकोनॉमी होगी। अब इस रिवीजन से एक रियलिस्टिक कंपैरिजन पॉसिबल होगा, जैसे कि ग्रोथ रेट आप चाइना के साथ या और देशों के साथ G20 में जो देश हैं उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि ये उसका एक बहुत बड़ा, उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्रेडिट कोई गवर्नमेंट को जाती है, लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स, एक नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स होने के नाते ये अर्थव्यवस्था का वास्तविक स्थिति को ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाते हैं। मैं मानता हूँ कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग इस देश में है ये अभी भी बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता, जैसे कि साइज ऑफ द इकोनॉमी है हमारा देश का जो है। अब इसमें बताया गया है कि लेटेस्ट कि 1,13.5 लाख करोड़ का GDP है, तो लेकिन हमारा इकोनॉमी जो है ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जी, चलिए मैं आऊँगा। और मैं सिर्फ परचेजिंग पावर पैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं करंट एक्सचेंज रेट में भी आप अगर प्रॉपर्ली इसको कैलकुलेट करें तो इकोनॉमी बड़ा है, लेकिन ग्रोथ रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हरवीर जी, ये जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, जिस अंदाज में ये आंकड़े आए हैं और उसमें बहुत ही बेहतर तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है देश की अर्थव्यवस्था की, ये सिर्फ फसाना है या कुछ हकीकत भी है? देखिए, एक तो हमारे सारे पैनलिस्ट कह चुके हैं कि सीधे लोगों के जीवन पे इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा है। एक स्टैटिस्टिक्स का एक ये गुणा भाग है, उसके चलते आपने उसमें रेवेन्यू जोड़ दिया, पहले आप नहीं जोड़ रहे थे, वो रेवेन्यू पहले तब भी हुआ था, इकोनॉमी का पार्ट था, तो आप उसको एक पूरे आंकड़े इकट्ठे करके सर्विस सेक्टर को जोड़ा गया जी। लेकिन ये है कि इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली लोगों के जीवन में देखी हो। सभी लोग स्वीकार करते हैं कि पिछली सरकार को इसलिए जाना पड़ा कि ग्रोथ नहीं थी। ग्रोथ इन द सेंस कि आप जो रोजगार के अवसर या इंडस्ट्रियलाइजेशन में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं हो रहा था, ये सारी चीज़ें थी। अब ठीक है, इंटरनेशनल एरिना पे आप कह सकते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट अब इतना हो गया, पीछे बड़ा बनाया गया था। अभी जब चाइना, IMF ने कहा कि चाइना से आगे ग्रोथ को पार करने से क्या होता है, आप ये देखें चाइनीज इकोनॉमी कितनी बड़ी है और हम लोग कहाँ हैं। दूसरे, अभी एक आया है कि जितना हमारा बजट के कुछ हिस्से हैं, एप्पल का एक साल का रेवेन्यू उसने उतना कर लिया है। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ नौकरियां आ रही हैं, कहाँ विकास हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जैसे थोड़ा सा दास ने उधर इंडिकेशन भी दिया है, हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट अभी भी है जिसका ट्रू रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आता, आप कितना भी कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये इन तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी वो इकोनॉमी के कुछ फंडामेंटल्स को दुरुस्त करके गई। करंट अकाउंट डेफिसिट दुरुस्त हुआ क्योंकि गोल्ड के इंपोर्ट पर अंकुश लगाया गया। इन्फ्लेशन के लिए मीजर धीरे धीरे जो उठाए गए थे उनका असर दिखा और एक ट्रेजेक्ट्री पे आ सकती है इकोनॉमी। अब डिपेंड करेगा कि ये सरकार किस तरीके से उसको लेती है। लेकिन यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहूँ कि इकोनॉमी का एक सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो डिस्ट्रेस में चला गया है। उससे कहाँ से स्पिन ऑफ होगा, क्योंकि आप नंबर तो ले गए लेकिन अब वही नंबर्स आपको शायद नीचे ले जाएंगे, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा समाज में और इकोनॉमी में देखने को मिलेगा और इस वक्त वही स्थिति है। जी,
मोहन गुरुगोस्वामी साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो ताज़ा आंकड़े आए हैं सरकार की तरफ से जो जारी किए गए हैं, जिसमें कि अगले महीने जो हमारा वित्तीय वर्ष खत्म होगा इसमें 6.9% जीडीपी की दर दिखाई गई है सकल घरेलू उत्पाद की। इससे एक बड़ा सकारात्मक संकेत जाएगा और विदेशों में जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में नज़र लगाए हुए हैं और देख रहे हैं, कुछ शक शुबा से भी देख रहे हैं कि क्या वाकई अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो लोगों का कहना यह है कि इससे निवेश काफ़ी आएगा, इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगा। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, जो इन्वेस्टमेंट की ओर से देख रहा है, जो इस आंकड़ों को जो स्टडी करते हैं, वो एडजस्टमेंट को फैक्टर ही करेंगे। उनको पता चलेगा कि 2011-12 में इसको बेस ट्रेंड लाइन इन्होंने चेंज किया, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये भी दिखेगा कि जो इनकम इनइक्वालिटी हम जो कहते हैं उससे बड़ा होगा। तो आज के हालात पे इस देश की 1% 1% आबादी 70% नेशनल वेल्थ ओन करते हैं, तो ये शायद बड़ा ही होगा। तो मैं नहीं समझता कि कुछ खास खुशी की बात है कि अगर ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको गौर से देखेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखेगा, ईज ऑफ क्लियरिंग प्रोजेक्ट्स देखेगा, ये सब देखना है। तो रिफॉर्म की जो काम जो है और कुछ लंबा है, पिछले आंकड़ों से कुछ होता ही नहीं। तो अभी जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति हमें बताई जा रही है सरकार की तरफ से, उससे किस तरह का संकेत आपको मिलते हुए दिख रहा है? मैं समझता हूं कि अगर मुझे क्योंकि पता है एडजस्टमेंट हुआ है, तो इसमें कुछ बेस चेंज हुआ है, तो बेस और नए डेटा कैप्चर किया है, तो इससे कुछ खास इंडिकेशन नहीं मिलता है कि इकोनॉमी इतनी बड़ी है। शायद हम लोग अब तक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे जी। तो एक साल जब ज्यादा एस्टिमेशन हो जाता है तो ग्रोथ दिखेगी, तो अगले साल फिर नॉर्मल पे आ जाएगी। मैं आता हूं आपके पास में जी। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब, अभी एक महीने बाद, एक महीना भी नहीं, उससे भी कम समय रह गया है, बजट आने वाला है। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा जो देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज बताएगा और उससे काफ़ी हद तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो ये आंकड़े हैं, इसको देखते हुए कुछ बजट की दिशा आपको दिखती हुई लग रही है? नहीं, इससे अनुमान लगाना कि बजट में क्या होने वाला, ये तो मुश्किल है कहना। इस कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है। मगर मैं अपने साथियों की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और बजट को लेकर के ही आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो नए आंकड़े अब चर्चा में आए हैं और सरकार ने हमको बताया है कि अब ये आंकड़े इस्तेमाल किए जाएंगे, उससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ असर तो आएगा, एक मानसिकता पे असर पड़ेगा। मगर उस मानसिकता का असर हम ये अगर उम्मीद लगाएं कि निवेश यहाँ बढ़ने वाला है, विदेशी निवेश यहाँ बढ़ने वाला है, वो बिल्कुल भ्रम भरी बात होगी। उसका कारण ये है कि जब तक भारतीय निवेशी जी निवेश करने में उत्सुकता नहीं दिखाएंगे और बढ़ोतरी उसमें नहीं होगी, तो विदेशी निवेशक नहीं आएगा। तो अब उम्मीद ये करना है कि बजट में वो बहुत सी चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर जो पिछली बार नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास समय का अभाव था, वो इस बार कर पाएंगे क्योंकि उनको समय काफ़ी मिला है सोचने के बारे में वो क्या करना है। तो उम्मीद ये है कि उससे और ये जो इंटरेस्ट रेट घटाई गई है, आरबीआई गवर्नर ने घटाई है, इन दोनों का मिला जुला असर ये होगा कि भारतीय निवेशक वापस आएंगे और वापस अगर आते हैं तब फिर विदेशी निवेशक भी वापस आ सकते हैं संभवतः। जी, रंजन दास साहब, आप क्या सोचते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हुई है इस वक्त में, एक महीने पहले बजट के, उससे इकोनॉमिक सर्वे पे किसी तरह का कोई असर देखने को मिलेगा और फिर बाद में बजट पे? नहीं, हाँ, सर्वे पे तो इसको उनको देना ही है क्योंकि ये अभी नई स्टैटिस्टिक्स है, वो तो सर्वे में ही रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बजट के ऊपर बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अभी देखिए जो लेटेस्ट
साल है उसमें ग्रोथ रेट 6.9% दर्शाया गया है। तो अब पहले ये सोचा जा रहा था और सरकार भी ये सोच रही थी कि एक ग्रोथ रेट जो टारगेट करना है अगले साल के लिए वो 6.5% तक टारगेट करेंगे। अब जब अपने 6.9 पे हैं तो अब कितने % तक टारगेट करेंगे? जी। बजट जो होता है वो टारगेट्स के बारे में ही होता है। सही बात। तो ये सारा कैलकुलेशंस को चेंज कर रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सेट्रा जितने बजटरी पैरामीटर है उस पर बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। जी। आप किस हिसाब से रेवेन्यू बॉयंसी असूम करेंगे, आपकी नॉमिनल ग्रोथ रेट क्या होगी, मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें ये जो नए एस्टिमेट से ज़रूर इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं दो बातों की तरफ आपको बताना चाहता हूँ। जी ज़रूर। एक तो ये है कि देश के अंदर जब आपका एक ग्रोथ रेट 4.9% था वो 6.9% यानी 2 परसेंटेज पॉइंट सडनली रिवाइज हो गया तो एक एस्पिरेशन क्रिएट करता है जो कि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। जो 4 साल हमने हाई ग्रोथ पाथ पे थे उसमें लोगों के बीच में डोमेस्टिकली जो लोगों का एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ा, अब इस चीज़ को दोबारा वो ट्रिगर कर रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक विदेशी निवेशकों की बात है वो इस बात को देखेंगे कि पीछे आपका क्या ग्रोथ रेट रहा वो इतना मायने नहीं रखता। वो देखेंगे कि आगे क्या ग्रोथ रेट हो रहा है। पैसे पीछे के परफॉर्मेंस पे नहीं आता है, पैसे आगे क्या परफॉर्मेंस होगा जी उससे। ये बात सही है, जो इकोनॉमी फास्ट ग्रो करता है पैसे वहीं पर आता है, तो ये बात सही है। लेकिन वो देखेंगे कि आगे इकोनॉमी किस रेट पे ग्रो करने वाला है। तो अगर 6.9 से अगर ट्रेंड गोज डाउन और दैट इज व्हाट अगर लोगों ने ये एस्टिमेट करना शुरू किया तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हरवीर जी, पिछली जो सरकार थी यूपीए की उसके सामने बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू खाते का जो घाटा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी और कहा जा रहा है कि उस यूपीए की हार का एक कारण ये भी था कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी। लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा कि अचानक, जिसको मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरे नसीब की बात है, किस्मत की बात है, देश के हालात बदल रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। और आज पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब का बयान आया है कि नहीं साहब ये सब हमारा किया हुआ है और ये उसी उन नीतियों का परिणाम है। तो जाहिर है कि 8 महीने में, 9 महीने में या 6 महीने में तो कोई जादुई चिराग किसी के पास में नहीं है अलादीन का कि जो इसकी अर्थव्यवस्था को बदल सके। क्या आप मानते हैं कि पुरानी नीतियों का भी इसमें कुछ रोल है? देखिए, मैं इसमें दोनों बयान में थोड़ा थोड़ा सच है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बाद के 2 वर्षों में जिस तरीके का कदम पॉलिसी लेवल पे उठाए उस सरकार ने, क्योंकि तमाम सारा प्रॉब्लम था, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं थी और जो करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात करें उसको कर्टेल करने के लिए गोल्ड इंपोर्ट पर ये किया, बाकी कदम उठाए और सरकार का डेफिसिट को टारगेट जो बजटरी टारगेट्स थे उनके नज़दीक लाने की बड़ी चुनौती उनके सामने थी। सब्सिडीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा था और उस वक़्त जो आपका क्रूड ऑयल था उसके प्राइस $100 के ऊपर थी और आपका 60-65 हज़ार करोड़ तो आपका डीजल पे ही सब्सिडी जा रही थी, एलपीजी पे सब्सिडी अलग थी, पेट्रोल पे भी सब्सिडी थी जो है बाद में जैसे उसको मार्केट ड्रिवन किया गया। तो बड़ा कदम था कि उसको मार्केट पे लाए। और जब ये डीजल को डीरेगुलेट किया गया तो सरकार ने यही कहा कि पिछली सरकार का फैसला हम सिर्फ लागू कर रहे हैं। तो पॉलिसी जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी उस डायरेक्शन में जा रही थी। और जहां अभी हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें करंट फिस्कल ईयर की, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नसीब का ज़्यादा है, काम का कम है। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि क्रूड के प्राइस घट के आपके $40-45 के बीच में आ जाएंगे, बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्शन बंद करने की स्थिति होगी दुनिया में, लोगों ने ले ऑफ करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि हम लोग इतना इंपोर्टिंग कंट्री है, हमारा इतना जो वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी उसमें जाता है वो हमारा बच रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपसे बचा। दूसरे आपका सब्सिडीज़ खत्म हो गई, डीजल की सब्सिडी वाइप आउट हो गई, बाकी जो पेट्रोलियम सब्सिडीज़ थी वो आपकी काफ़ी हद तक
कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो अगर कम हो रहा है तो आपका फिस्कल की जो सिचुएशन है वो दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन पहले 9 महीने में ही हम लोग जो फिस्कल का हमारा जो टारगेट फिस्कल डेफिसिट का वो वाइप आउट हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 90% और उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया है। बाद के 3 महीने वो टारगेट को कैसा पूरा करेंगे, अभी कोल इंडिया का ऑफर लाए हैं उसमें काफ़ी पैसा आ गया। तो ये जो नॉन रेवेन्यू रिसोर्स हैं उससे ला करके हम लोग शायद उसको लेकर के जाएँ, क्योंकि अगर आपके फिस्कल के जो नंबर्स हैं वो ठीक नहीं होते तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो या रेटिंग्स, उन सब का दबाव आता है, रेटिंग के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट का दबाव आता है। ये सारे फैक्टर्स उसमें हैं तो वो भी थोड़ा ठीक थे, ये थोड़ा ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इन 7-8 महीनों में ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जिससे कि स्थितियाँ एकदम बदल गई। ये बात है कि सरकार का लगातार एक जोर है कि जो गुरुस्वामी जी ने भी कहा कि डूइंग हीज बिजनेस जो है उसको किस तरीके से लोग यहाँ कंपनी खोलें, किस तरीके से यहाँ निवेश आए, क्लियरेंस कैसे हो, एनवायरनमेंट क्लियरेंस कैसे हो। इवन सरकार ने बहुत तत्परता से लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी बड़ा भारी बदलाव किया जिसके लोगों को उतने मतलब इतना भारी बदलाव की उम्मीद शायद नहीं थी। तो पूरी तरीके से कोशिश है कि जो क्लाइमेट है वो इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली बनाया जाए, उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आए, बाहर से भी आए। और जब फर्स्ट 6 मंथ का रिपोर्ट कार्ड हमारे जो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा था कि इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाएगा तो शायद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, क्योंकि ट्रिगर हो जाएगा आपका साइकिल जो इन्वेस्टमेंट का है वो बनेगा। तो जब लगेगा कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में सरकार की तरफ से या पीएसयूज की तरफ से, तो प्राइवेट भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा। और जब तक ये इन्वेस्टमेंट का साइकिल तेज नहीं होगा तब तक जो की पॉइंट्स हैं इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट हैं आम आदमी के जीवन को बदलने के लिए, बेहतर करने के लिए, तब तक उस दिशा में हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो ये इश्यूज मेरे ख्याल से आगे एड्रेस हो रहे हैं और ये स्थिति ऐसी बनी है। भले ये नंबर देखने में बहुत सुंदर लगा है और जब नंबर अच्छा लग रहा है तो शायद उसके कुछ नतीजे और अच्छे आएंगे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट मैं बोल दूँ इसके पहले कि अभी करंट फिस्कल ईयर का जो इकोनॉमी का एडवांस एस्टिमेट नहीं आया है, जो शायद इसी सप्ताह आना चाहिए, जो बजट के अभी है तो उसमें आएगा। तो वो जो 14-15 का जो ग्रोथ टारगेट वो जो नंबर आएगा डिफरेंट सेक्टर्स का और पूरी इकोनॉमी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी मल्होत्रा साहब, तो हम इस बहस के बाद नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है, कुछ अच्छा बहुत खराब नहीं, कुछ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। हाँ, 2 शब्दों में तो मैं कहूँगी कोई बात सही है जी, मगर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वर लाइनिंग, वो मुझे ये दिख रही है। और मैं अपने साथियों की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बजट के ही सिलसिले में जी डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो बात अभी उठाई वो कि ये संभव है कि हमें अपना मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ढांचागत निवेश जो है, उसमें इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। जीडीपी बढ़ जाने से ये फायदा जरूर हो सकता है कि सरकार को थोड़ा सा एल्बो रूम जिसे कहते हैं मिल गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट पे रोक लगाया हुआ था, वो रोक खत्म करना चाहिए। क्योंकि जैसे हरवीर जी ने बहुत सही बात कही, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उम्मीद ये थी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दुगना कर देंगे। वो हो नहीं पा रहा था अभी तक, अब शायद संभव हो। एक इस कारण ये कि मतलब नई सरकार ये जोर दे रही है कि जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए थे उनको तेजी से लागू किया जाए, कार्यान्वित किया जाए। और दूसरा ये कि थोड़ा सा पैसा और है कि मतलब फिस्कल डेफिसिट भी आप कम रख सकते हैं, अपने टारगेट के अंदर रह सकते हैं और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। एक चीज और, जैसे जो हरवीर जी ने कहा कि मतलब आम आदमी के जीवन पे असर आता है शिक्षा के स्तर से, शिक्षा पे निवेश पे, स्वास्थ्य के निवेश पे। अब सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ एज अ राइट 2015 की पॉलिसी निकाली है। अब मगर उसके लिए पैसे नहीं थे अभी तक। अगर आप उस पर पैसा खर्च करोगे तो फिस्कल डेफिसिट से बाहर हो जाने वाले थे। तो जरूरी ये है, अब संभव है, नहीं अब संभव है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और स्वास्थ्य पे दोनों पे
खर्च कर सकते हैं, शायद अपना फिस्कल डेफिसिट के दायरे में रहकर। प्रोफेसर मेहरोत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रिय रंजन दास आपका भी, हरवीर जी आपका भी, और मोहन गुरुस्वामी साहब हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस माह के अंत तक जब देश का आर्थिक सर्वे और बाद में बजट आएगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था की सही नब्ज मालूम होगी और सही दिशा भी पता चल सकेगी। मेरे साथ देश देशांतर में आज इतना ही। नमस्कार।